वेलकम स्टूडेंट टू द क्लास 12th फिजिक्स। क्लास 12th फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं और कोई बॉडी कैसे चार्ज एक्वायर करती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी शो करते हैं वो शो करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज जो होते हैं वो एडिटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब है कि जो चार्जेस का सम होता है वो नॉर्मली एल्जेब्रिक सम होता है, यानी वेक्टर सम ना होके सिंपली हमारा एल्जेब्रिक सम होता है। तो क्या होता है कि इफ अ सिस्टम कंटेन n चार्जेस, कोई सिस्टम है जिसमें n चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 डैश Qn, देन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना होगा, वो टोटल सम होगा उनका, डायरेक्ट सम, स्केलर सम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश Qn। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक सिस्टम है जिसमें कुछ चार्जेस दिए हुए हैं, अब वो चार्जेस जैसे यहाँ पर हैं +2 कूलाम दिया हुआ है, -3 कूलाम और +4 कूलाम, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है। तो इस सिस्टम में टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज हमारा होता है सारे सम्स जो आपके हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तब क्योंकि यहाँ पर Q1 दिया है +2 कूलाम, फिर है आपका ये +4 कूलाम और -3, तो इन सबको हम एल्जेब्रिक सम सिंपली कर देंगे 4 2 6 6 -3 यानी कि +3 कूलाम। तो जो आपका टोटल चार्ज आएगा वो कितना आएगा, ये टोटल चार्ज आपका आएगा +3 कूलाम। ओके, तो ये हो गई इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है कि चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जो होता है हमारा वो कंजर्व रहता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, दैट मीन्स टोटल चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये हमेशा क्या होगा, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, फिर से हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, +2 कूलाम +4 कूलाम और -3 कूलाम इसमें चार्ज है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये फर्स्ट कंडीशन में आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर ये चार्जेस Q है। अब ये जो चार्ज है अगर हम इस आइसोलेटेड सिस्टम को शेक करके वापस से यहाँ पर रख दें तो क्या होगा, इसमें चार्जेस चेंज हो जाएंगे। चार्जेस चेंज हो सकते हैं बट चार्जेस जो है वो हमारे जो चार्जेस है, हमने ये मान लिया कि जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है यानी किसी और के साथ में कनेक्टेड नहीं है, तो इसके चार्जेस कहीं जाएंगे नहीं। इसीलिए देखिए यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो आइसोलेट होकर रखा हुआ है, जो जैसा का तैसा रखा हुआ है। क्योंकि हमने इससे पहले वाले इसमें केस में देखा था कि अगर हमारा आइसोलेटेड नहीं है तब तो वो क्या होगा कि वो कांटेक्ट में आएगा, आपने उसको रब किया या कंडक्शन के थ्रू या इंडक्शन के थ्रू, तो चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। बट अगर एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें जो चार्जेस हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगे, कंजर्व्ड रहेंगे, चार्जेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी बट जो टोटल चार्ज होगा वो आपका फिक्स होगा। कंजर्वेशन मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि टोटल चार्ज ऑन सिस्टम 1 is equals to total charge on system 1 आफ्टर शेकिंग, यानी आपने जब इसको शेक करके वापस से सिस्टम 1 ही तो है, ये सिस्टम 2 थोड़ी हो जाएगा, सिस्टम 1 ही है लेकिन आफ्टर शेकिंग। तो ये आफ्टर शेकिंग आपने जब इसको रखा तो इसमें क्या हुआ, चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, हम Q डैश मान लेते हैं, चार्जेस हो गए, और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल हमने माना कि 1 कूलाम -1 कूलाम और दूसरी वैल्यू जो है वो +3 कूलाम है और तीसरी वाली आपको नहीं पता कितनी है, तो आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। अभी हमने पहली वाली प्रॉपर्टी देखी कि हमारा जो सिस्टम में चार्ज होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो डायरेक्टली बस हम सबको प्लस कर दें, तो +2
प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 प्लस हमें Q3 डैश नहीं पता, इसे ही निकालना है। तो 4 2 हो गया 6, 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 हो गया 2 प्लस Q3 डैश। 6 माइनस 3 आया आपका 3, 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस Q3 डैश, यानी जो आपका Q3 डैश चार्ज था वो कितना हो गया, ये Q3 डैश चार्ज आपका हो गया 1, यानी +1 कूलाम। तो ये जो चार्ज है आपका +1 कूलाम हो गया। तो इस तरह से अगर हमें चार्जेस की वैल्यू एक में नहीं दी है तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी होगी कि चार्ज जो है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। ओके, तो चार्ज इज कंजर्व, द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, नो न्यू चार्ज आर आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चलिए अब चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी चार्ज की क्या कहती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आता है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब कोई भी चीज़ जो कि अवेलेबल हो इन फिक्स अमाउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस जो होते हैं वो फिक्स अमाउंट में होते हैं, चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा फिक्स अमाउंट में होते हैं। डैट मीन्स कि 1 2 3 या कोई भी इंटीजर फॉर्म में होंगे, फिक्स अमाउंट में होंगे। ऐसा नहीं है 2.5 चार्ज या 1.5 चार्ज या फ्रैक्शन में ऐसे चार्जेस नहीं होते। चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा फिक्स अमाउंट में होते हैं इंटीग्रल मल्टीपल में। तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। ये तो सिंपली एक डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो कि इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है कि वो इंडिपेंडेंटली आप उसमें एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज भी होते हैं, बट वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होते। तो जो सबसे छोटा चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है वो क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वही हमारा मूव कर सकता है। और एक दूसरी डेफिनेशन जो कि आपकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन है इसी की, वो क्या है, all free charges are integral multiple of a basic unit of charge denoted by E। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज तो E हो गया, तो जो और जितने भी चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, इसी E के मल्टीपल होते हैं, E के ही मल्टीपल होते हैं। डैट मीन्स कि सबसे छोटा चार्ज किसी बॉडी पे कितना हुआ, 1E के बराबर। सबसे छोटा चार्ज जो हुआ वो क्या हुआ, 1E के बराबर। और फिर उसके बाद हो सकता है ये +1E -1E का भी हो सकता है। फिर दूसरा चार्ज क्या हो गया, 2E -2E। फिर और भी हो सकते हैं 3E -3E। इस तरह से कंटिन्यू हमारे क्या चार्ज हो सकते हैं, +NE और -NE। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, E का ही मल्टीपल, क्योंकि सबसे छोटा चार्ज क्या है, E। तो दूसरी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हो सकता है 2E का हो, 3E का हो, या डैश 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 +NE का हो, या -NE का हो। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑल फ्री चार्जेस होते हैं वो E पे जितना चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। डैट मीन्स कैपिटल Q इज इक्वल्स टू +-NE। यानी चार्जेस हमेशा क्या होंगे, E के मल्टीपल होंगे कभी भी आप कुछ। और यहाँ पर जो N है वो क्या है, एक इंटीजर है, यानी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका चार्ज जो है वो Q इज इक्वल्स टू 2/3E, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमेशा चार्जेस जो होंगे वो क्या होंगे, Q इज इक्वल्स टू NE के फॉर्म में होंगे, 1E 2E या डैश 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 NE के ही फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लियर हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैन अ चार्ज ऑफ 8 × 10⁻18 कूलाम बी गिवन टू बॉडी, क्या इतना चार्ज जो है हम किसी बॉडी को दे सकते हैं, यस और नो। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कैन अ चार्ज ऑफ 8 × 10⁻18 कूलाम कैन गिवन टू बॉडी। तो अब क्योंकि ये चार्ज आपको दे रहा है, चार्ज आपको गिवन है, यानी क्यू आपको गिवन है, और आपसे पूछ रहा है क्या ये चार्ज हम बॉडी को दे सकते हैं। तो अगर इसका इंटीजर यानी कि इसके एन की जो वैल्यू है वो इंटीजर आती है तो यस हम दे सकते हैं, लेकिन अगर एन की वैल्यू हमारे इंटीजर नहीं आती है तो हम इस चार्ज को नहीं दे सकते। तो निकालेंगे कैसे, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इज इक्वल्स टू NE। ठीक है, जहाँ पर Q चार्ज है, चार्ज ऑन अ बॉडी, Q जो है हमारा वो क्या है,
चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी, एन इंटीजर है, एंड ई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं, हमें क्यू की वैल्यू दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁸ कूलाम, एन हमें नहीं दिया हुआ है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यहाँ से हम एन की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे 8 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसे सॉल्व करते हैं, 8/1.6 हो गया, ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁸ प्लस 19, यानी कि ये आएगा आपका n की वैल्यू 8/1.6 इंटू 10। फिर ये हो जाएगा, क्योंकि 1.6 से पॉइंट हटाया यहाँ पे ऊपर 0 बढ़ गया, 16 1 जा 16, 16 5 जा, तो इस तरह से ये आ गया आपका 50। तो n की वैल्यू कितनी आई 50। अब क्योंकि 50 एक नॉर्मल इंटीजर है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर 50 इलेक्ट्रॉन हम दें किसी बॉडी को तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁸ कूलाम हो जाएगा। तो क्या हम 50 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते? यस, हम 50 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, यस, अ चार्ज ऑफ 8 इंटू 10⁻⁸ कूलाम कैन बी गिवन। ओके, ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस पे देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। चलिए ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पूछा जाता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एन हमें नहीं पता, एन पूछ रहा है हमसे। ई इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्यू इज इक्वल्स टू होता है 1 कूलम, यानी दिया हुआ है यहाँ पे क्यू इज इक्वल्स टू 1 कूलम, तो हमने फॉर्मूले में पुट किया क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, एन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में ई, क्यू हो गया 1, ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आंसर आएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है जो इसमें बनते हैं। और आप यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा भूल गए थे आपको बताना कि क्योंकि जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट कूलम होती है, और 1 माइक्रो कूलम की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 कूलम, एंड 1 मिली कूलम की वैल्यू होती है 10⁻⁻3 कूलम। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर एक कूलम में ही कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम बहुत बड़ी वैल्यू होती है, आप देख रहे हो यहाँ पे 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर 1 कूलम से की बात ना करके, यानी जब 1 कूलम का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो इसलिए प्रैक्टिकली जब देखा जाता है तो कम वैल्यूज़ का यूज़ किया जाता है। 1 माइक्रो कूलम आपको देखने को मिलेगा, 1 मिली कूलम देखने को मिलेगा, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। अब क्योंकि क्यू की वैल्यू जो होती है वो क्योंकि एसआई यूनिट कूलम होती है और डायमेंशन जो होती है वो 80 होती है। ये डायमेंशन 80 आपकी कहाँ से निकल के आ रही है, क्योंकि क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, हमने पढ़ रखा है। क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, आई हो गई करंट और टी हो गया टाइम। तो इस तरह से आई की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायमेंशन ए होती है, और टी की होती है टी। तो इस तरह से ये हो गया 80। ओके, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब देखते हैं हमारा, क्योंकि एनसीईआरटी में हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1.1 किया था। अब आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1.2 जो कि एनसीईआरटी का ही है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देन हम इसे सॉल्व करेंगे। इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पर सेकेंड मूव कर रहे हैं, यानी हर सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है, तो बताइए कितने टाइम इंटरवल में टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम जो है वो दूसरी बॉडी में चला जाएगा। अब हमने देखा था ना 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्योंकि 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका हर सेकेंड ट्रांसफ़र हो रहा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है। ये एक बॉडी हो गई और ये दूसरी बॉडी हो गई। इससे पर सेकेंड यानी इन एवरी 1 सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो बताइए कि एक कूलम चार्ज को, यानी Q इज इक्वल टू टोटल 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा।
ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमसे कह रहा है कि 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं? 10⁹ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या लिखेंगे? इन 1 सेकेंड द इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट इज इक्वल्स टू कितने? 10⁹ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम क्या कहेंगे? इन 1 सेकेंड अगर हमारे इतने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो कितना चार्ज मूव करेगा? तो इन 1 सेकेंड द चार्ज मूव आउट, चार्ज मूव आउट। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू ई। n हमारा कितना है? 10⁹ इलेक्ट्रॉन। तो 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब, क्योंकि हमारा आ गया 1 सेकेंड में कितना चार्ज मूव आउट होगा? 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। अब क्योंकि 1 सेकेंड में 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम हो रहा है मूव, तो 1 कूलम कितने टाइम इंटरवल में होगा उसे लिख लेते हैं। तो नाउ इसी को ही अपोजिट कर लेते हैं यूनिटरी मेथड के थ्रू। -10 कूलम टेक्स टाइम। अगर 1 सेकेंड में इतने कूलम मूव कर रहे हैं तो उसी को अपोजिट करके हम लिखेंगे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम टेक्स टाइम कितना ले रहा है? 1 सेकेंड। तो 1 कूलम कितना लेगा? तो 1 कूलम टेक्स टाइम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻10 सेकेंड। क्लियर है ये? अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻10 यानी कि लगभग कितना आएगा? 6.25 इंटू 10⁹9 सेकेंड, ठीक है। तो 1 कूलम को बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा? 6.25 इंटू 10⁹9 सेकेंड। यानी एक चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होने के लिए 1 कूलम चार्ज को अगर हमें ट्रांसफ़र करना है, और कब? जब पर सेकेंड में 10⁹9 इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो 1 कूलम को ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा? तो वो कितना टाइम लगेगा? 6.25 इंटू 10⁹9 सेकेंड। अब क्योंकि सेकेंड में है तो सेकेंड में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, तो हम इसे ईयर में चेंज कर लेते हैं। तो ईयर में चेंज कैसे करेंगे? 6.25 इंटू 10⁹9 सेकेंड है। ईयर में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? 365 डेज इंटू उसमें 24 आवर, फिर 24 आवर में 60 मिनट एंड 60 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ईयर्स आ जाएंगे। ये तो बेसिक सी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि 1 ईयर में आपका 365 डेज होता है, 1 डेज में 24 आवर होते हैं, 24 आवर में 24 आवर यानी 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इन सबसे आपको डिवाइड जब आप करोगे तो लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्स, वो 198 ईयर्स आएगी। तो हम देख रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज इतना बड़ा चार्ज है। हमने आपसे सिर्फ इसलिए पहले बोला था ना कि हम माइक्रो कूलम मिली कूलम की बात क्यों करते हैं। आप इसी क्वेश्चन से देख लीजिए, 1 कूलम इतना बड़ा चार्ज है कि अगर हम पर सेकेंड यानी पर सेकेंड अगर हम 10⁹9 इलेक्ट्रॉन भी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, यानी कि हमने दो यहाँ पे बॉक्स लिए, एक से मैंने हर सेकेंड 10⁹9 इलेक्ट्रॉन, 10⁹9 इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁹9 इलेक्ट्रॉन हम हर सेकेंड एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिर भी हमें 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लगेगा? लगभग 198 ईयर लगेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा 1 कूलम जो है वो बहुत बड़ा चार्ज होता है, उसे कलेक्ट करने के लिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमें 198 ईयर लग जाएंगे। तो इसीलिए जो हम लोग बात करते हैं ज़्यादातर हम लोग माइक्रो कूलम या मिली कूलम की बात करते हैं, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन जो है हमारा वो यहाँ पे सॉल्व होता है, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्स टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अदर बॉडी। एक बार जल्दी से इसे रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि 10⁹9 इलेक्ट्रॉन्स, इफ 10⁹9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अदर बॉडी। तो 1 सेकेंड में हमसे बोल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं? 10⁹9। तो 1 सेकेंड में कितने चार्ज मूव होंगे? क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू NE।
तो चार्ज कितने मूव होंगे, n इंटू ई, यानी कि 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। इसे सॉल्व किया। अब क्योंकि 1 सेकेंड में हमारा इतना चार्ज मूव हो रहा है तो इसी को अपोजिट करके हम लिख सकते हैं इतना चार्ज हमारा 1 सेकेंड में मूव हो रहा है। अब इतना चार्ज हमारा 1 सेकेंड में मूव हो रहा है तो 1 कूलम चार्ज कितने मूव होगा, ये यूनिटरी मेथड से हमारा डिवाइड में आ गया। देन इसे सॉल्व किया 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। अब क्योंकि सेकंड में है, सेकंड में समझने में थोड़ी दिक्कत होगी तो हम इसको ईयर में चेक कर लेते हैं। तो ईयर में इसको जब हमने चेंज किया तो 365 1 ईयर में 365 डेज, 1 डेज में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड, और इस तरह से 198 ईयर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था 1.2। चलिए अब एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1.3 पे चलते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 1.3 पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 1.3 क्या है, हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। यानी एक कप है जिस वो कि वाटर से भरा हुआ है, तो इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे और कितने निगेटिव चार्ज होंगे ये हमसे पूछ रहा है, और हमें कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है, केवल और केवल इतना सा क्वेश्चन है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने से एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो कप है इसका मास कितना होगा। तो लेट अस एज्यूम दैट द मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम। तो हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट मास जो है वो कितना है, मास ऑफ 1 कप, हम कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर दिया नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ अपने से लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 250 ग्राम लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि वाटर इसमें भरा हुआ है तो हमें इसका मास पता चल गया। तो हमें मॉलिक्यूलर मास पता है, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में पिछले साल किया था, वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाला था। मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालते थे, याद है ना आपको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर यानी H2O। कैसे निकालेंगे, H2O यानी 2 इंटू H प्लस O, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 16, और ये हो जाएगा आपका 18 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना आ गया, 18 ग्राम। अब हम क्या कह सकते हैं कि इन 18 ग्राम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन 18 ग्राम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखिए हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे जब तक बात नहीं करेंगे तो हम इसके चार्जेस कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि जितना जो कप ऑफ वाटर था उसका मास हमने ले लिया, एज्यूम कर लिया 250 ग्राम। देन उसके बाद मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया वाटर का, कि जो इसमें वाटर में जो कप में वाटर है उस वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो 18 ग्राम है। तो यानी 18 ग्राम आपका जो वाटर था उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो आप याद करिए हमने क्या कर रखा था, हमने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा था कि हमारा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर में हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, 6.02 इंटू 10⁻23। तो इस तरह से अगर 18 ग्राम में इतना है तो 1 ग्राम में कितना होगा, फिर से हम लोग यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। तो इन 1 ग्राम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, तो 1 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे हमारे 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 होगा। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन में 18, क्या आया ये, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमें क्योंकि यहाँ पर कितना लिया है वाटर, 250 ग्राम लिया है, तो ये हमने इसी के लिए किया है क्योंकि हमें 18 ग्राम में पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो उससे हमने 1 ग्राम निकाल के हम 250 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो निकालना है हमें, क्योंकि हमारा टोटल वाटर यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 250 ग्राम है टोटल मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर। तो 250 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हमें चाहिए, तो वो हम निकालने के लिए अब क्या कर लेंगे, 250 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 18, ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो रहा है ये, तो ये हो गया आपका इतना समझ में आया हमने क्यों ये प्रोसेस की, क्योंकि हमें
250 ग्राम ऑफ ये जो मास ऑफ वाटर है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो चाहिए थे। तो ये क्लियर हो गया। अब क्योंकि हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हम यहाँ से मॉलिक्यूल्स हमने क्यों निकाला, क्योंकि मॉलिक्यूल्स निकाल के हम इनमें इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, तो हम बोलेंगे इन वन वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जल्दी से बताइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हमने पढ़ा था ना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब एक वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, H2O, ठीक है। और H2O क्योंकि हमारा H का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस O का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो इस तरह से ये टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2 + 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए चेक करते हैं, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 18 मॉलिक्यूल, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इनसे मल्टीप्लाई कर दें, 10 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 18, ये क्या हो गए आपके इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ चार्ज निकालना है तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर देन इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हम इलेक्ट्रॉन से चार्ज तो निकाल लेंगे। अब क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो जब एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो देयरफॉर 10 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 250, मैं इसे सॉल्व इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बाद में लास्ट में हमें सॉल्व करना ही होगा, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ईजी पड़ेगा हमारे लिए। तो इलेक्ट्रॉन हैज़ चार्ज, कितना चार्ज रहेगा, इक्वल्स टू 1.6 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 250 इंटू में कितना आया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, चार्ज। ओके, अब ये चार्ज आ गया। अब हम लास्ट में इसे पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपकी अप्रॉक्सीमेट, आप इसे सॉल्व करके देखना, अप्रोक्स इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से हमसे चार्ज पूछ रहा था और हमारा चार्ज जो है वो निकल आया। क्लियर हो रहा है आपको। तो एक बार हम फिर से इसको पूरा देख लेते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया, लेकिन आपका ये ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना था और इसलिए हमने क्यों किया। सबसे पहले हमें क्या करना था कि हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस देयर इन अ कप ऑफ वाटर, एक कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले हमने एक कप ऑफ वाटर का मास एज्यूम कर लिया। मास हमने एज्यूम किया कि 250 ग्राम मास है। ठीक है, अब क्योंकि हमें चार्ज चाहिए था तो हम अपोजिट चलते हैं। चार्ज चाहिए था तो हमें चार्ज कैसे मिलेगा, चार्ज हमें तभी मिलेगा जब हमें इलेक्ट्रॉन पता हो। चार्ज निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कब पता चलेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे, इलेक्ट्रॉन पता चलने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल कितने हैं, है ना। यानी चार्ज निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे, हमें ये तो पता चले कि मॉलिक्यूल कितने हैं। तो 250 ग्राम ऑफ कप ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल कितने हैं। अब क्योंकि मॉलिक्यूल किसके थे, वाटर मॉलिक्यूल थे, तो वाटर मॉलिक्यूल हमने कैसे निकाले, हमने मॉलिक्यूलर मास से, वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमने क्या किया, वाटर का मॉलिक्यूलर मास देख लिया। मॉलिक्यूलर मास हमें पता ही है वाटर का, तो हमने उससे क्या किया, मॉलिक्यूल निकाला। तो हमने फिर अब
क्या किया, मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूल्स निकाले, मॉलिक्यूल्स से उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकाले, फिर इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज था वो निकाला। तो क्या किया, 250 ग्राम दिया था, मॉलिक्यूलर मास हमें पता है क्या होता है 18 ग्राम। तो उस 18 ग्राम से हमने क्या कहा कि 18 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6.0 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर से। तो 18 ग्राम में हमें पता है कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 250 ग्राम में हमने निकाल लिया। अब 250 ग्राम में मॉलिक्यूल्स पता चल गए, तो मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर के थ्रू। एटॉमिक नंबर के थ्रू हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमें पता है कि चार्ज कितने होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है Q=Ne से, Q=Ne होता है ना, तो Q=Ne एक इलेक्ट्रॉन है, यानी Q=1e, और Q=1e का मतलब 1.6 × 10⁻19। और इस तरह से हमने ये निकाल लिया। और फिर जब हमारा 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज निकल आया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमसे लास्टली एक और चीज़ बचती है, हमसे पूछा है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। तो हमें पता है कि किसी भी बॉडी में चार्ज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बस उनका साइन चेंज होता है। तो अगर हमारा ये जो चार्ज है हम इसको कह सकते हैं ±1.34 × 10⁻7 कूलम। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड, चलिए फिर अब हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कूलम्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का। इस पे ही हमारे आगे की पूरा जो टॉपिक्स हैं वो इसी कूलम्स लॉ पे बेस्ड है, तो इसे हमें बहुत अच्छे से हम इसे रीड करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को भी आप इसे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुंच सके। हमारा ये ख़त्म होने के बाद हम इसके PDF भी आपको अपलोड करेंगे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।